नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी की ग्रामर से पाठ 16 वाक्य विचार लेकर आया। इससे पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द, ठीक है, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लग जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर, ठीक है ना, शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास हमने सब कर लिया। अब इन्हीं शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, एक सेंटेंस बनता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप घर जाते हैं, आप सोते हैं, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वह हम आज पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। वाक्य विचार, वाक्य यानी सेंटेंस, विचार यानी उन पर विचार करना। वाक्य भाषा की तीसरी इकाई है, ठीक है ना। पहली इकाई क्या है? पहली इकाई है वर्ण। दूसरी इकाई क्या है? दूसरी इकाई है शब्द। वर्ण से शब्द का निर्माण, शब्द से क्या होता है? वाक्य का निर्माण हो। तीसरी इकाई है हम जो भी बोलते हैं वह सब वाक्य के रूप में ही बोलते हैं, सेंटेंस के रूप में बोलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस के रूप में। बस एक छोटा बच्चा ही होता है जो सेंटेंस के रूप में बोलता नहीं, क्यों? सीख रहा है। मम 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 करके, माँ मम, इस तरीके शब्द बोलता है, कम शब्द बोलता है, जिसे शब्द का तो ऐसा है कि मम्मी समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, खाना है। लेकिन हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम एक सेंटेंस में बोलते हैं कि मम्मा हमें खाना दीजिए, मम्मा हमें पढ़ाई करनी है, मम्मी मुझे नींद आ रही है। तो हम सेंटेंस में ही बात करते हैं। हम अपने शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के शब्दों में बांधकर, नियम, व्याकरण के नियम में बांधकर। व्याकरण के नियम, वैसे जब हम भाषा सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तब हमें नियम का कोई आभास नहीं होता, ठीक है ना, कि नियम क्या बोलते हैं। लेकिन जैसा हमारे घर वाले बोलते हैं वैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं। लेकिन व्याकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही वही चीज़ है, ठीक है ना, जो भाषा को सुव्यवस्थित करके बोलना सिखाती है कि क्या बोलना क्या नहीं। कुछ शब्द हम ऐसे गलत बोलते हैं, तेको, मेको, ठीक है ना, जो शब्द है ही नहीं। तेको मेको जैसे शब्द है ही नहीं, ये तुम्हें मुझे जैसे शब्द है। लेकिन क्या है, कुछ शब्द हमने ऐसे सीख लिए, तो वो क्या है, वो भाषा व्याकरण हमें एक सिस्टमेटिक शब्द बना बोलती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, नियम में बांध कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे क्या, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, इसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। ऊपर दिए गए वाक्य में भाव स्पष्ट हो रहे हैं कि अतः वाक्य वही होता है जिसमें पूरी बात समझ में आए। वाक्य उसी को कहते हैं जो पूरी बात हमें एक ही बार में सेंटेंस में समझा दे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सार्थक, दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, दो होने चाहिए। तुम जाओ, ठीक है, ये दो शब्द हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। आ जाओ एक ही शब्द है, लेकिन उसमें समझ में आ रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि वह भी एक सेंटेंस है, ठीक है ना। फिर क्या सेंटेंस क्या है कि 10-12 शब्द भी इकट्ठे हो जाए तो भी वो एक वाक्य ही कहलाएगा। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता, करने वाला। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर आप पढ़ाते हैं तो मैं करता हूँ, ठीक है। विधेय यानी पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसे हम विधेय, क्रिया के रूप को विधेय कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते। उद्देश्य कर्ता, वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, उसे कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है, कि जो काम कर रहा है, करने वाला है, उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। विधेय क्या बोलते हैं? उद्देश्य के विषय को जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जो उद्देश्य के जो कार्य कर रहा है, उद्देश्य के बारे में जो बता रहा है, उद्देश्य जो कर रहा है, उसकी जो जानकारी दी जाती है वो विधेय है। देखिए आइए, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो वाक्य है हमारे पास। अब उद्देश्य क्या है? नेताजी। क्यों? क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं,
जो करने वाले कौन है, वो नेताजी हैं, ठीक है ना। और वो विधेय क्या है उनका, वो क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाषण दे रहे हैं, ठीक है, इसे विधेय बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, बड़ा इजी है। जैसे कि नेताजी जो काम करने वाले, जो करता है, जो उद्देश्य है, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं, ठीक है ना, आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी क्या मैं काम कर रहा हूँ, ग्रामर, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो वह विधेय हो जाएगा, ठीक है। गाय घास खा रही है, ठीक है ना, तो करने वाला, काम करने वाला कौन है, गाय है, वो स्वयं घास खा रही है। और क्या कर रही है, वो घास खा रही है, घास चर रही है, तो ये घास चर रही है। आगे उद्देश्य का विस्तारक पढ़ते हैं। प्राय वाक्य में उद्देश्य अकेला आता है, किंतु कई बार उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए कोई शब्द या वाक्यांश उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, शरारती बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब क्या है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि विस्तारक के रूप में दे दिया तो शरारती बच्चे हो गया। तितलियां उड़ रही है, तो तितलियां करता होगी, लेकिन विस्तारक में रंग बिरंगी दे दिया तो उद्देश्य विस्तारक हो गया। इन वाक्यों में रंग बिरंगी शब्द तितलियां की तथा शरारती शब्द बच्चों की विशेषता बता रहे, अतः यह शब्द उद्देश्य विस्तारक है, ठीक है ना। जिसमें मस्तीखोर बच्चे, ठीक है ना, शांत बच्चे, प्यारा बच्चा, ठीक है ना, ये क्या है, विस्तारक चीज़ है, उसके बच्चे के बारे में जानकारी दी जा रही है। तितली, ठीक है, तितलियां उड़ रही है, लेकिन रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, मतलब सुन के ही हमें तितलियों को देखने का मन लालच हो जाए, तो क्या उसका विस्तारक करते हैं, उसके बारे में विशेषता बताते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विधेय का विस्तारक, उद्देश्य का विस्तारक समझ में आ गया, जो कर्ता के बारे में बताता है, कर्ता के विषय में जानकारी हमें देता है, विस्तार से उसे समझाता है कर्ता आखिर है क्या, ठीक है ना। अब विधेय का विस्तारक भी पढ़ लेते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग विधेय में आए कर्म या क्रिया की विशेषता के लिए किया जाता है, उन्हें विधेय विस्तारक कहते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, बहुत ईजी है। जैसे छात्र सुंदर लेख लिख रहे हैं, छात्र लेख लिख रहे हैं, इट्स इक्वल, छात्र लिख रहा है, लेख लिख रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सुंदर लेख लिख रहे हैं, यानी उनके विधेय को विस्तार से बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दीपिका बोलती है, तो बोलती है ये विधेय है, लेकिन धीरे धीरे बोलती है, यानी उसके बोलने का एक विशेषता के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो ये धीरे धीरे विधेय के बारे में बताया जा रहा है। इन वाक्यों में सुंदर शब्द लेख की तरह धीरे धीरे शब्द बोलती है कि विशेषता बता रहे, अतः ये शब्द विधेय के विस्तारक माने जाते हैं, मतलब माने क्या, कहे ही जाते हैं। वाक्य के भेद, चलिए आइए वाक्य के भेद पढ़ते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है ना। हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि वाक्य कितने भेद है, तो वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर भी अलग है और रचना के आधार पर भी भेद अलग है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। इस प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं। अब आइए इन जो वाक्य के जो प्रकार है, उनके भेद है, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में बात का होना पाया जाता है। तमन्ना अपने घर चली गई। विधानवाचक वाक्य की विशेषता क्या होती है कि इन वाक्यों में बात का होना पाया जाता है, किसी बात का होना पाया जाता है। अब है निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक यानी जिसमें निषेध हो, मना हो। जैसे क्या, इन वाक्यों में बात के न होने का पता चलता हो, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो जो चीज़ है वो निषेधात्मक वाक्य में नहीं, मतलब मना करने का जो होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक यानी आज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। इन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, आदेश का पता चलता है। फूल मत तोड़ो, खड़े हो जाओ, ठीक है, अंदर आ जाओ, पढ़ाई करो, ये आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव होता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम कौन सी स्कूल पढ़ते हो,
तुम्हारे कौन कौन से विषय हैं जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों में इच्छा और आशीर्वाद का भाव होता है। इच्छा और आशीर्वाद का भाव होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम धनवान बनो, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ठीक है ना, आप मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको खुश रखे। तो जहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है, जहाँ इच्छा के बारे में बताया जाता है उसे इच्छावाचक वाक्य बोलता है। संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पर संदेह या शक होता है, इन वाक्यों में संदेह का होना पाया जाता है, जैसे शायद वह सब कुछ भूल गया, शायद वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, शायद आज धूप निकलेगी, शायद आज ठंड कम पड़ेगी। जहाँ संदेह या शक हो, ठीक है ना, उसे वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शर्तवाचक वाक्य, जहाँ शर्त लगी हो, ठीक है ना, वो आएगा तो ही मैं काम करूँगा, ठीक है, जैसे कि इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे शालिनी के आने पर ही मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है ना, गर्मी अधिक हुई तो ही पानी गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा, ठीक है, मैं काम करूंगी तभी मुझे तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जैसे शब्द आते हैं, ठीक है ना, एक शर्त पे आधारित रहे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में हर्ष यानी खुशी, घृणा यानी नफरत, विस्मय यानी आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, उसे, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। आहा कितना सुंदर पुष्प है, कितना, हम जैसे कोई पुष्प को या फ्लावर को देखते हैं तो उसे देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और मुख से अचानक आहा कितना सुंदर पुष्प निकल जाता है, तो ये मन के भावों को निकालता है। घृणा, ठीक है ना, हम कहीं गंदगी में पहुंच जाते हैं तो छी 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 कितनी बुरी बास आ रही है, तो दुर्गंध आ रही है, तो इसमें हम वो शब्द है शाबाश तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, तो मन के भाव प्रकट करते हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य कहे जाते हैं। अब है रचना के आधार पर, ठीक है ना, अब वो अर्थ के आधार पर, तो ये रचना के आधार पर है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य जो सिंपल से हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दीप्ति पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, एक काम, एक बार में एक काम करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, ठीक है ना, मैं हूँ और मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक सरल वाक्य। केशव तालाब में तैर रहा है, मतलब एक व्यक्ति के लिए और एक ही काम करने की जानकारी दी जाती है, उसे सरल सिंपल बोलते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ने नाम से पता चलता है कि 2 सेंटेंस, 2 लोग आपस में जुड़े हुए, संयुक्त हुए हुए, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जब शब्द है, लोग है, आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया, ठीक है ना, आप बाजार तो गए थे लेकिन खाली हाथ लौट आए, क्यों? क्योंकि दुकान बंद थी। तो जो जाना और वापिस आना, ठीक है ना, उसमें क्या है कि परंतु, रास्ते में, लेकिन, वो जो शब्द यहाँ बीच में बनते हैं जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है ना, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मृदुल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है, स्कूल जाता है ये एक अलग सेंटेंस है, मन लगाकर पढ़ता है ये भी अलग सेंटेंस, जहाँ लेकिन और जोड़ दिया यानी संयुक्त हो गया, ठीक है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है, तो इसलिए हम इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य है ना, वाक्य उसके अंदर इतना घुल जाता है, ठीक है ना, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ये कितने लोग हैं इसमें, तो उसे मिश्रित कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और है, परंतु यहाँ से समझ में आता है कि संयुक्त है, लेकिन मिश्रित वाक्य में मिक्स हो जाते हैं। जैसे क्या, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा अन्य उपवाक्य आश्रित होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल गृह कार्य करके लाना, ठीक है, अध्यापक ने कहा कि कल गृह कार्य करके लाना, ये मिक्स हो गया। हो सकता है कि हम ताजमहल देखने जाए, ठीक है ना, हो सकता है, ये क्या है कि एक बात की गई है, जाएंगे नहीं जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, पर हम ताजमहल देखने जाएं, तो ये मिश्रित वाक्य इस प्रकार मिलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो यहीं तक था, और इसके साथ में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराए हैं, PDF फाइल उपलब्ध करा दिए,
और होमवर्क, चूँकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर होमवर्क आप बहुत ज़्यादा देते हो, लेकिन बेटा उसे करने की कोशिश करो, टाइम हमारे पास कम है। PDF फाइल आपको मैंने उपलब्ध करा दी है जो मेन क्वेश्चन है, और जो होमवर्क है जो करने के लिए दिए छात्र स्वयं करें, उसे करने का भी आप प्रयास करें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए नमस्कार।